Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So we have come up here with a new chapter, that is the basic structure of the Indian Constitution, right? So till far we have covered in the constitutional framework. We have done the preamble. We have done the salient features of the Indian Constitution. We have done the making of Indian constitutions, and now the fourth one in the series is the basic structure of the Indian Constitution, right? The story started when the 1951, the Shankari Prasad case in 1951, ये केस क्या था, अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि 1951 में ऐसा क्या हुआ। आपको याद होगा जब पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसके अंदर 9th शेड्यूल को डाला गया कि जिसके अंदर कोई भी ऐसा लॉ बना देंगे तो उसके ऊपर जुडिशियरी एक्शन नहीं ले सकती है, लेमन लैंग्वेज में। तो हुआ क्या, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि जमींदारी सिस्टम था, उसका अबॉलिशन करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं थी। तो गवर्नमेंट का ये आइडिया था कि जिन लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उन लोगों से लेके फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जब ये एक्ट आया तो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो रिपील हो गया एज अ फंडामेंटल राइट। तो इसको चैलेंज किया बिहार के एक आदमी ने, शंकरी प्रसाद केस बनाई है, हिस्टोरिक केस। वो ये कोर्ट में केस लेके गया इस बेसिस पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13, विच सेज दैट एनी लॉ विच इज डेरोगेटरी और विच इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट दैट विल बी नल एंड वॉइड। तो ये बोल के वो कोर्ट के अंदर गया कि ये लॉ जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको वायलेट कर रहा है, तो इसको आप स्ट्रक डाउन कर दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन था कि जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में वो सिर्फ ऑर्डिनरी जो लॉज है उसके लिए है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई चीज हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड हो जाए, उस चीज को आप सिंपल ऑर्डिनरी लॉ नहीं करोगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस को रिजेक्ट कर दिया और यह बोला कि गवर्नमेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू वायलेट और टू एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स एज वेल। यहां से जेनेसिस स्टार्ट होता है इस केस का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। गॉट माई पॉइंट? So the doctrine of the basic structure was propounded by the Indian judiciary on the 24th April 1973 in the Keshwanandi Bharti case, which puts a limitation on the amending power of the parliament, so that the basic structure of the constitution cannot be amended of its constitution power under Article 368 of the Indian Constitution. अब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ये केशवानंदी भारती केस के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स थे उनसे डिसाइडेड हुआ, जैसे रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ इलेक्शंस है, ये दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी एब्रोगेट हो जाते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है वो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसका जो बेसिक बात है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये स्टार्ट होती है शंकरी प्रसाद के केस से 1951 में। गॉट माई पॉइंट? जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। गॉट माई पॉइंट? और इसको लाइमलाइट में कब आया? ये आया केशवानंदी भारती केस के बाद में। ये जो वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइमलाइट में आया 24 अप्रैल 1973, जो हिस्टोरिक 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बैठी थी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट्स अ जुडिशियल क्रिएशन वेयर बाय द सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अमेंडिंग है, मतलब इवन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पावर्स, ठीक है। तो यहां से वर्ड ये डिस्क्राइब हुआ, द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर
is not mentioned in the constitution. The word basic structure is not mentioned in the constitution, but was recognized for the first time in the Keswanandi Bharati case 1973. Now question ये है कि what is the genesis of the doctrine of basic? Supreme Court says independence has time and again reformed the revised its stance on the parliament power to amend the constitution. The evolution of the basic structure doctrine can be traced from the issue of right to property. I have already discussed the first constitutional amendment act 1955. जो जेनेसिस है इस प्रॉब्लम का, दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 1951. फिर उसके बाद में ये अपन ने केस ऑलरेडी डिस्कस किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट था, उसको रिपील कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया. मैंने आपको बताया कि साहब आर्टिकल 13 में तो लिखा है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को रिपील करेगा उसको नल एंड वॉइड कर दोगे. तो यहां तो इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो साहब लॉ जो वर्ड है आर्टिकल 13 में वो ऑर्डिनरी वर्ड ऑर्डिनरी लॉस के लिए है, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट इन्होंने हटाया है, आपके राइट टू प्रॉपर्टी हटाया है फंडामेंटल राइट से, ये तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटाया है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया जाएगा उसको हम नल एंड वॉइड नहीं करेंगे. गॉट माई पॉइंट? सो दिस वाज शंकरी प्रसाद केस एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1951. फिर उसके बाद में आता है केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965. सज्जन सिंह केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द जजमेंट इन द शंकरी प्रसाद इन 1951 एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 में कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकते हैं. However, the concurring opinion by the Justice Hedatullah and Justice Madhukolkar raised the doubts over the unrestricted power of the Parliament to amend the Constitution and the limit of fundamental right citizens. हालांकि ये दो जज ऐसे थे जिसमें जस्टिस हेदतुल्ला और जस्टिस मधुलकर थे. उन्होंने इस चीज पे बड़ा आश्चर्य जताया कि पार्लियामेंट को क्या इतनी पावर देना सही है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर दे. ठीक है. फिर उसके बाद में गोलकनाथ केस होता है जिसमें शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केस में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको पलट दिया, ओवर रूल कर दिया और यह कहा कि पार्लियामेंट जो है उसके पास फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एब्सोल्यूट पावर नहीं है. ठीक है. इन द गोलकनाथ केस 1967 द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द शंकरी प्रसाद जजमेंट एंड ओवर रूल्ड दैट आर्टिकल 368 only lays down to the procedure to amend the constitution but does not give the absolute power to the parliament to amend any part of the constitution. Means they cannot amend any part of the constitution. Absolute power नहीं है. फिर उसके बाद 24th constitutional amendment 1971 आया. To surpass the Golaknath judgment constraints, the government enacted 24th. तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो इन्होंने ओवर रूल कर दिया, तो ऐसे तो हम लोग कोई रिफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे. अगर कल को डीपीएसपी के कुछ प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना हो या फंडामेंटल राइट्स कहीं आड़े आ रहे हो और सोसाइटी के लिए, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, तो ये तो सब लोग तीसरे दिन जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे. उस चीज को चेंज करने के लिए उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, which introduced the provision to Article 368 of the Constitution, which stated that the Parliament has power to take any of the fundamental rights. जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू टेक एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इट इज ऑल्सो मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू ऑल सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेंट टू द हिम. मतलब राष्ट्रपति को भी बाध्यकारी कर दिया कि इस तरह का कोई भी पार्लियामेंट अगर बिल भेजती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो फंडामेंटल राइट्स को भी भले ही एब्रोगेट कर रहे हो, तो राष्ट्रपति को यह मैंडेटरी है इस तरह के जो बिल्स होंगे उनको एसेंट देने का. ठीक है. तब तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता 24th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में. फिर उसके बाद में आता है हिस्टोरिक केस ऑफ द केशवानंदी भारती केस. ठीक है. माफ कीजिएगा, मैंने इसमें बोला था आपको 11 जजेस की बेंच बैठी थी. मेरे हिसाब से इसमें हाईएस्ट बैठा था 13th जजेस की बेंच बैठी थी इसमें. ठीक है. अब अपन डिस्कस करते हैं केशवानंदी भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सुप्रीम कोर्ट in the case upheld the validity of the 24th Constitutional Amendment Act by reviving its decisions of the Golaknath case. However, Supreme Court held that the Parliament has power to amend any provision. Parliament किसी भी provision को amend तो कर सकती है, लेकिन Parliament cannot do the basic structure. मतलब Parliament cannot amend the basic structure of the Indian Constitution. The court propounded
what has come to be known as the basic structure of the constitution. After this landmark judgment meant that every provision of the constitution could be amended. मतलब constitution का कोई भी part amend हो सकता है, but that these amendments can be subjected to the judicial review and ascertain that the basic structure of the constitution remains intact. मतलब जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो उसमें 9th शेड्यूल एक लिस्ट डाली गई थी कि जिसके अंदर कोई भी लॉ, 9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी लॉ डाल दिया उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. लेकिन इस एक्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट एक्ट कर सकती है, कोई बात नहीं, करो, लेकिन वो अमेंडमेंट एक्ट से बेसिक स्ट्रक्चर को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अब ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी जो भी अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट करेगी, जो कोई भी अमेंडमेंट करती है, वो अब जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटनी में आ जाएगा. मतलब अब पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है उसको जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं तो दैट कैन बी वंस अगेन रिव्यूड बाय द जुडिशियल रिव्यू. गॉट माय पॉइंट? दिस इज द होल समरी, यू कैन से दिस. फिर आता है 42nd Amendment 1976. The government enacted in 1976 enacted the 42nd Amendment Act declared no limitation constitution power of the parliament. The amendment called the mini constitution. 42nd Amendment को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब फंडामेंटल राइट्स और या पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बहुत सारी चीजों को अमेंड किया गया था, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. फिर उसके बाद में आया मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो जुडिशियरी से ले लिया था, लेकिन फिर अगेन मिनर्वा मिल केस में जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी से जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं छीन सकती. और उसके बाद से लेके अभी तक जो है जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है. ठीक है. उसके बाद आता है इंदिरा साहनी केसेस वर्सेस अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज मंडल केस. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर. जो रूल ऑफ लॉ होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या है? जैसे अगर कोई कानून 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, ये रूल ऑफ लॉ है. ठीक है. रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होंगे, रूल ऑफ लॉ है. ठीक है. कोई कानून अगर बनेगा लोकसभा में पहले पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देगा तो वो बिल बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद आता है कोहिटो होलान केस. कोहिटो होलान केस 1993, पॉपुलरली नोन एज द डिफेक्शन केस. The Supreme Court added free and fair election, sovereign democratic republic structure to the defamation. ये उसके बाद आपको याद होगा एक 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में भी बना, 10th कॉन्स्टिट्यूशन 1985, 10th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन वगैरह की और सब इन सब सारी चीजों की. ठीक है. तो कोहिटो होलान केस में ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है पार्ट का. सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था. हर केस बाय केसेस जो भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, रूल ऑफ लॉ है, इंदिरा साहनी केसेस में उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया. फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, सोवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, ये कोहिटो होलान केस में डाल दिया. तो ऐसे केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो लिस्ट थी उसको इंक्रीज करते गए. फिर एसआर बोमई केस में फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये बेसिक स्ट्रक्चर. फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स है कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कुछ सब्जेक्ट्स की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, कुछ के पास कंकरेंट. सेकुलरिज्म जो वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता. कल को ये नहीं है कि हम इसको कोई पर्टिकुलरली रिलीजन के नाम से इस देश को जाना जाएगा, क्योंकि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, भले आपकी गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो, आपने कितने ही वोटों से इसको बिल को पास करवाया हो. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप इसको चेंज नहीं कर सकते.
एसआर बोमई केस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस कल को ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आ जाए और कह दे कि साहब चाइना के जैसे या वहां मलेशिया मातिर मोहम्मद की सरकार तो है नहीं, यहाँ 25 साल तक एक ही आदमी देश का प्रधानमंत्री रहेगा, isn't it? तो डेमोक्रेसी मींस टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रेगुलर लेवल पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ये सारी चीजें फिर सुप्रीम कोर्ट ऐड करता गया केस बाय केस, ठीक है। अब फिर अपन डिस्कस करेंगे विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जुडिशरी इन द वेरियस केसेस टू द डेट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेचर, मैंने आपको ही बताया। ये कौन से केस में था? ये था एसआर बोमई केस से इसको ऐड कर दिया गया था ना, एसआर बोमई केस से इसको सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सबको कोहिटो होलान केस से ऐड किया गया। फिर एसआर बोमई से सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को ऐड किया गया। सो सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा कि हमारे देश का सेकुलर कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबका पावर का एक दायरा है, उसको यू कैन नॉट ओवर ब्रीच, ठीक है। फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कल को स्टेट्स कैन नॉट से दैट वी आर वांटेड टू बिकम ए सेपरेट नेशन। जैसे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट है, चल रहा है कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए, फ्यू टेररिस्ट एलिमेंट्स, राइट, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे स्टेट्स जो हैं दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द, जो हमारे इंडिया स्टेट्स हैं दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द यूनियन। गॉट माई पॉइंट? दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड ए फेडरल कंट्री, इसीलिए हम यूनिटी इन इंटीग्रिटी कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद वेलफेयर स्टेट होगा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, डीपीएसपी के माध्यम से इसको इंजेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आप ले नहीं सकते, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का बेसिक राइट है, आप इसको छीन नहीं सकते। बाद में बोला गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को जुडिशियल रिव्यू की स्क्रूटनी से देख सकता है। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल, हर इंसान की एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, हार्मनी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये कौन से केस में कहा गया था? कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करके बता सकता है? मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। मींस आप फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करवाने, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप डीपीएसपी इंप्लीमेंट करवाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं कर सकती। एक केस में, हिस्टोरिक केस में किया शंकरी प्रसाद में, लेकिन उसमें कोर्ट ने साथ दिया। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी में किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ठीक है। अभी किया ना 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनजीएससी बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, अगर सरकार ये तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का, हाईकोर्ट का जजेस कौन बनेंगे, तो हो सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है इसको खतरा होगा, ठीक है। ये इसको चलते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है इसको भी गवर्नमेंट ने, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में डाल दिया। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फिर है। फिर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 136, 141, 142, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इनको सबको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। फिर व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट प्रमोट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सीक करता है, क्या सीक करता है? प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, आइडियल्स इन्विजन्ड बाय द फाउंडिंग फादर्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो इस देश की नींव रखी थी उनको बचा के रखता है। ये उनका विजन था, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए ये सिग्निफाइज करता है कि उनको हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है, उन आइडियल्स को। मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में ये हम चीजें डाल के रखेंगे तो ये मेंटेन करेगा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रिवेंट द ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर ऑफ ए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम। मैंने कहा था ना कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एवरी सेक्शंस ऑफ द हायरार्की, वेदर इट इज लेजिस्लेचर, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज जुडिशरी। अगर अपने को पार्लियामेंट की अगर अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर वी शुड बी ए बैलेंस हार्मनी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कि कोई कल को मेजॉरिटेरियन ट्रेनी ना हो जाए, कल को एग्जीक्यूटिव हावी ना हो जाए, वो डिस्ट्रक्ट ना कर दे इस पूरे एंटायर इकोसिस्टम को। इसीलिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट? सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी डिस्कस। ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह कहा दैट आर्ग्यूज दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन बैलेंस has been reached between the responsibility of the parliament and the supreme court protecting the seamless web of the Indian constitution। मतलब ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बैलेंस बनाता है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में, कि पार्लियामेंट की भी कुछ सर्टेन पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ सर्टेन पावर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट इनकेस अगर एग्जीक्यूटिव सिस्टम कुछ ऐसे लॉज लेके आती है which abrogate the fundamental rights or which disturbs the structure of the basic structure of the constitution, then judiciary can intervene in that and judiciary can struck down those laws। ठीक है, this is that thing। and then the most important thing that the basic structure of the Indian constitution protects the fundamental right, and that is why we call that constitution is a living document, because in constitution, our Indian constitution, there is always a provision that we can modify the laws according to the times। that is why we always say that the Indian constitution is a living constitution, because there is a particular article 368 which gives the power to the lawmakers of the Indian constitution that they can change the और दे कैन बाय टाइम टू टाइम दे कैन अमेंड्स। जैसे अभी मैंने बोला ना 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब 395 आर्टिकल थे, टोटल 8 शेड्यूल्ड थे। गॉट माय पॉइंट? और आज क्या है, आज कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स में है, लगभग 484 आर्टिकल्स हैं लगभग, ठीक है, और लगभग नहीं 12 शेड्यूल्स हैं लगभग। इसमें मैं बोल सकता हूं एग्जैक्टली, मुझे फिगर अभी याद नहीं आ रहा, बट लमसम 488 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, एट लास्ट वी विल सी व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स क्या है। नाउ some grounds for the criticism of the basic structure of doctrine are that is inconsistent with the principle of separation of the power. This is inconsistent with the separation of powers. A system of checks and balances is healthy only when the duties of one branch are not usurped by the another। ये जो separation का जो पूरा गेम है ये तभी हेल्दी रहेगा जब एक दूसरे के पावर्स को कोई सुपर इंपोज ना करे या कोई छीन न ले। ठीक है, तभी ये जो गेम है दैट विल बी अ हेल्दी सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद ए कोर्ट हैव टू पावर टू प्रिव्यू बट नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोर्ट्स को भी अपनी लिमिट जो है वो पता होनी चाहिए कि दे कैन रिव्यू बट दे शुड नॉट हैव दैट पावर टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी चूज, द पीपल ऑफ द इंडिया चूज whom? Legislatures, and legislatures make the executive। ठीक है, लेजिस्लेचर से लॉ बनाते हैं हमारे लिए। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लॉज किसके लिए बनते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनते हैं, और उनको सेलेक्ट कौन करता है? पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए जुडिशरी के पास ये पावर नहीं होने चाहिए कि वो लॉज को डिक्टेट करे। गॉट माय पॉइंट? जुडिशरी का इतना रोल होना चाहिए कि जब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग अगर कुछ कर रहा हो या कुछ इस तरह के लॉज लेके आ रहा हो जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहा है, तो तब उस टाइम पे वो इंटरफेयर करके उसको स्ट्रक डाउन कर सके। वेगनेस एंड elusiveness of the basic features of the constitution, there is no defined elucidation on the what exactly constitutes the basic structure, thereby making the doctrine ambiguous। means what is actually basic structure, ये बड़ा ambiguous statement है, क्योंकि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है क्या क्या चीजें। मैंने आपको बताया वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे, लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्हीं के तहत शंकरी प्रसाद से ये केस शुरू हुआ, फिर केशवानंदी भारती केस आया, वहां से ये इसका जेनेसिस स्टार्ट हुआ, और फिर डिफरेंट
जो जजमेंट्स आए उसके आधार पे हमने ये तय किया, ये स्ट्रक्चर तय किया कि भाई दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन एट लास्ट ट्रांसलेट जुडिशरी इनटू द थर्ड डिसिसिव चैम्बर by invoking the basic structure doctrine. The judiciary act has the third house and thereby renders the work done by the parliament meaninglessly. मतलब by invoking the basic structure doctrine, judiciary ने इस तरह का एक तीसरा हाउस को इन्वोक कर दिया है जो कि पार्लियामेंट जो काम कर रहा है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं वो, तो दैट हैज बीन मीनिंगलेस। तो ये इस तरह के डिफरेंट क्रिटिसिज्म्स हैं। जुडिशियल ओवररीच बढ़ेगी इससे, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल जुडिशियल कमीशन हुआ था 2014 में, फिर इसको डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, नल एंड वॉइड कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं द डॉक्ट्राइन हैज इन्वोक्ड द केसेस एग्जांपल जुडिशियली ओवररीच। तो कहीं जुडिशरी ज्यादा हावी ना हो जाए, तो ये पूरा फाइन बैलेंस हमको इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है, बिकॉज ये बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, दिस इज वेरी एम्बिग्यूअस एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। सो नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। With reference to the provision contained in the part 4th of the Constitution, the following statement is are correct. फोर्थ में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं, फोर्थ में क्या है, बीपीएसपी है, फोर्थ ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर आपको ये पता होता, क्योंकि यहां तो इसने कहीं वर्ड दिया नहीं ना, ये कंफ्यूज नहीं होना था कि थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ ए में क्या है, ये होगा तो अब आप इजीली क्रैक करोगे। अब ये बात कर रहा है साहब डीपीएसपी की, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। डीपीएसपी दे आर नॉट जस्टिफिकेबल इन नेचर, सो हाउ कुड बी दे इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। तो ऑप्शन 1 कहां है, फर्स्ट गलत, ए गलत, सी गलत। अब आ जाओ सेकंड थर्ड दोनों में है सेकंड, तो ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, सेकंड तो पक्का सही होगा। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दोनों स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, द प्रिंसिपल। अच्छा एक चीज और, आप कंफ्यूज हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक जगह सही नहीं हो सकते, तो जहां जहां फर्स्ट और सेकंड साथ था उसको गलत कर देते, हालांकि किसी ऑप्शन में इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को नहीं दिया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द लॉज मेकिंग ऑफ द स्टेट्स। यस, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो वेलफेयर स्टेट बन जाए, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट को, ताकि स्टेट इस तरह के लॉज बनाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best reflects the chief purpose of the constitution of the country? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉज, द इनेबल्स क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द गवर्नमेंट, इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट सिक्योर्स द सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड। तो इन सब स्टेटमेंट से सबसे चीफ पर्पस आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लिमिट एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो पावर, किसकी कितनी पावर होगी, लेजिस्लेचर की कितनी पावर है, एग्जीक्यूटिव की कितनी पावर है, जुडिशरी की कितनी पावर है, किसी को आइडिया नहीं होगा। तो द चीफ पर्पस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर गाइज विल डील विद द अमेंडमेंट, राइट। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट यूनिट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दैट विल बी फिनिश्ड। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।